जी नमस्ते नमस्कार। स्वागत आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैं हैशटैग बच्चा पार्टी, कुल मिलाकर दिन मंत्रा। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम। यूजीसी नेट एग्जाम जो एकेडमिक का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। एक तरफ आप यूपीएससी कंपटीशन में मान के चलेगा और एकेडमिक में यूजीसी नेट मान के चलेगा। जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, इसके बारे में दो भ्रम बिल्कुल आप मन से निकाल दीजिएगा। एक तो इस एग्जाम की तैयारी आप तुक्के में नहीं कर सकते, और दूसरे इस एग्जाम को आप बिल्कुल ना बालक वाला एग्जाम ना समझे, इसके लिए पढ़ना होगा। तो जिन लोगों के बेसिक्स क्लियर होंगे उसे जल्दी क्लियर कर लेते हैं। जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में लगातार पढ़ भी रहे होंगे, तब भी क्लियर नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल आप यूजीसी की नेट के एग्जाम देने वाले बच्चों से पूछ सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे मैंने कैसे पास किया, तो मेरे जो बीएड के जो सब्जेक्ट हैं, या फिर मेरे जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, या मैं जो लगातार साइकोलॉजी और एजुकेशन पढ़ाता हूँ, इसलिए तो मेरा नेट एजुकेशन के क्वालिफाई होने में सबसे बड़ा बेसिक था कि मेरे बेसिक्स क्लियर थे। उन्हीं बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए आज ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो 6 सिंपल स्टेप्स होते हैं, जिसमें बिल्कुल सिक्सर लगाएंगे यूजीसी नेट के लिए, कि कैसे पार करना है यूजीसी नेट और क्या सिंपल परफॉर्मेंस देनी है जिससे हमारा यूजीसी नेट क्लियर हो जाए। और वो कौन कौन से दायरे हैं जिनमें आपको जेआरएफ मिलता है, जहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं, जहाँ पर आप पीएचडी एडमिशन के लिए जाते हैं। ये एग्जाम कभी ऑनलाइन होता है, कभी ऑफलाइन होता है, तो पैटर्न बदलता रहता है, बट कुछ चीज़ें फिक्स हैं। और वो जो फिक्स हैं उसके साथ एक बार समझिएगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसके लिए बैचेस आपको कैसे लेने हैं, ये किताबें कौन सी होंगी धीरे धीरे। लेकिन पैटर्न चेंज हो गया है, पुरानी किताबें पुराने बैच से ज़्यादा अच्छा है, पहले आप समझे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम। आज 26 तारीख है, 2026 चल रहा है, दिन बढ़िया है, इसी के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो पेपर है, मैं इसे आपको पूरे इसमें इस कंटेंट के साथ समझाऊँ ताकि आपको पता चले इस वीडियो के अंदर आप क्या देखने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू यूजीसी नेट की क्या होता है ये। दूसरी तरफ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तीसरा इसका एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है। चौथा इसका सिलेबस क्या होता है, उसे आप ब्रेक डाउन कैसे करेंगे। पांचवा इसका रिजल्ट कब आता है, सिलेक्शन कब होगा। और छठा कि जब आप यूजीसी नेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लाइफ में करियर पर्सपेक्टिव क्या क्या रह जाता है, प्रोस्पेक्ट्स क्या रह जाते हैं, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यूजीसी। यूजीसी वो है जहां से आपके फॉर्म जो है, नॉर्मली हम इसे यूजीसी नेट बोलते हैं, एग्जाम जो कंडक्ट कराता है वो एनटीए कराता है। पहले सीबीएसई कराता था, फिर एनटीए कराता है, इस तरह कराता है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस, अब आप सोचेंगे एनटीए सीबीएसई वाला, तो वो लाइन छोड़ दो, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। ओवरव्यू क्या कहता है यूजीसी नेट का। तो यूजीसी नेट के बारे में एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव है ये, कि ये रिसर्च बेस्ड एक एग्जाम होगा जिसमें आपने रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड बढ़िया से बड़ा, इसे कंडक्ट कराता है एनटीए, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये वाला। और इसकी जो गवर्न करता है इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी करता है। इसके जो कैटेगरी क्वालिफिकेशन होते हैं, 3 कैटेगरी में जाते हैं, याद रखिएगा। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3। जैसी कैटेगरी 1 है, मतलब सबसे बड़ी बात है, 3 में आप एक चीज के लिए अप्लाई करेंगे, 2 में आप 2 के लिए अप्लाई करेंगे, 1 में आप 3 के लिए अप्लाई। मतलब कैटेगरी 1 आती है कि कोई ऐसा बच्चा है जो जेआरएफ के लिए जाना चाहता है, वो भी भर सकता है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो भी है। और पीएचडी एडमिशन, पीएचडी एडमिशन का मैं इसे समझा देता हूँ। पीएचडी एडमिशन मतलब मान लीजिएगा कि आपको बस पीएचडी करनी है, तो आपको इन दोनों को भरने की जरूरत नहीं, तो भी भर सकते हैं। आपको लगता है नहीं यार, कॉलेज में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, तो भी भर सकते हैं। आपको लगता है यार मेरी एज ना 30 साल से कम है, तो मेरे को कुछ पैसा मिल जाए, खर्चा मिल जाए, तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई। पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी कह रहे हैं कि बस आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी। और तीसरा कहता है सिर्फ पीएचडी एडमिशन ओनली, जो 1 साल के लिए क्या होता है, वैलिड होता है, चेंजेस आते रहते हैं, वो बात की बात है। अब इस एग्जाम के जो लॉजिस्टिक्स होते हैं उसमें क्या होगा। नॉर्मली एग्जाम क्या होता है, मतलब 2 बार होता है। आप इसे इस साल में कितने बार होगा, 2 बार होगा। ट्वाइस अ ईयर होता है, नॉर्मली जून में और दिसंबर में। तो आने वाला जो अब है वो क्या है, जून में है, जिसके लिए आपको मिनिमम 4 से 5 महीने की पढ़ाई पढ़नी होती है। तो आज से इसकी तैयारी कर दीजिएगा, अगर आप सीरियसली यूजीसी नेट को सीरियस लेना चाहते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ हम जब जानना चाहते हैं, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि भाई मैं इसके लिए फॉर्म भर सकता हूँ कि मैं इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकता। तो ये क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है सीधा सीधा कि देखो भाई, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो शैक्षिक आपकी विशेषताएं हैं, जो क्वालिफिकेशंस हैं, योग्यताएं हैं, वो क्या, तो इन योग्यताओं में एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होगी कि आपने मास्टर्स किया हो। मास्टर्स के रूप में मेरे बच्चे आपने एमए का रखा हो, आपने क्या है एमएससी किया हो, आपने क्या है एमकॉम किया। इन तीनों में से मतलब मास्टर्स अगर आपने किया हो ये। अब मास्टर्स अगर आपने किया हो, तो आप मान लीजिएगा जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स। तो इतना होना चाहिए, मतलब कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूजीसी अप्रूव कॉलेज से, जहां पर आप जनरल कैटेगरी में 55%, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल जो होंगे, थर्ड जेंडर, इन्हें मिनिमम 50। बट
अब कुछ ऐसा है कि भाई फाइनल स्टूडेंट वाले हैं, तो जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, मान लीजिएगा कि आपने एमए सेकंड ईयर में और कह रहे कि मैं भर सकता हूँ क्या, एमए सेकंड ईयर हिस्ट्री में हूँ, तो आप भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो, लेकिन आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हाँ मेरे जो मार्क्स हैं वो 55% से क्या ज़्यादा आ जाएंगे, और कम आ जाए तो दूसरे साल में मेहनत करना। तो इसका लेकिन एक यूजीसी का जो नया रूल है कि भाई अगर इंटीग्रेटेड कोर्स कोई 4 साल वाला है तब क्या किया जाए, तो 4 सालों में क्या है कि आप डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बट उसके लिए आपके बैचलर प्रोग्राम में कितने परसेंटेज आना चाहिए, 75। तो नॉर्मल 55 और 50 है, बस यहाँ पर क्या है 75। अब इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद होता है कि भाई एज में रिलैक्सेशन या एज लिमिट क्या है। देखिए नेट के एग्जाम की कोई भी एज लिमिट, कोई भी एज बार नहीं होता। आप बुढ़ापे में हो, आप अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, तब भी जा सकते हैं, भगवान न करे उस टाइम आपको जरूरत पड़े, लेकिन स्टिल अगर चाहत है तो कर सकते हो, क्योंकि कोई एज लिमिट नहीं है। तो जनरल जो एज लिमिट है जेआरएफ के लिए, मैंने पहले बताया क्या है, 30 साल के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी नहीं है, और पीएचडी के लिए भी कोई भी अपन, मतलब ये कि जेआरएफ जो है, जो आपको पैसा मिल रहा है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके लिए मैक्सिमम एज कितनी है, 30 साल। अब मैक्सिमम 23 में भी एक है कि जेआरएफ के लिए भी एज रिलैक्सेशन है, कि मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है, तो ऑल फीमेल कैंडिडेट जो है उन्हें जेआरएफ जो है वो क्या है 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, ये भी। लेकिन आपने क्या है एलएलबी और उसके बाद आपने एलएलएम किया, तो एलएलएम वालों के लिए भी छूट होती है कि आप 33 साल तक के लिए क्या कर सकते हो, जेआरएफ के लिए एलिजिबल रहते हो। बाकी जो आर्म फोर्स है, रिसर्च जिन्होंने बड़ी प्रायर रिसर्च के एक्सपीरियंस रहा हो जिनको, उनको भी ये छूट मिल जाती है, कितने सालों की, 5 सालों की। तो यहाँ अब इतना होने के बाद आपके सामने आ जाती है फिर क्या है इस कंटेंट में एग्जाम का स्ट्रक्चर। एग्जाम जो नॉर्मल है, अगर इसको मैं बेसिक बताऊं तो आप समझ लेंगे, बट इस एग्जाम में क्या होगा, आपके सामने होते हैं 2 पेपर। 2 पेपर में एक आता है जनरल पेपर, एक होता है आपका सब्जेक्ट पेपर। फॉर्मेट जो होता है टोटल होता है 180 मिनट्स का, कितना 180, मतलब आपको 180 मिनट का पेपर होता है, इसका मतलब आपका 3 घंटे का पेपर होता है, नॉन स्टॉप पेपर होगा, कोई ब्रेक नहीं होता। जब ये टाइमर शुरू होता है तो इस टाइमर में आपके पास खास बात होती है कि आप पेपर 1 पेपर 2 पे कभी भी घूम जा सकते है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है ना करते टाइम कि भाई पेपर 1 कर लिया तो पेपर 2 जाना है, पेपर 2 नहीं, जो मन करे वो करना, कोई भी ऐसे नहीं कि स्किप करने वाला कोई टेंशन नहीं होती है ना। जब मैंने दिया तो मैंने अपना पेपर 2 पहले कर दिया था, वो इसलिए कर दिया था क्योंकि 100 सवाल थे और परसेंटाइल वाले थे, तो मुझे वहां पे ज्यादा मतलब एक वो था कि भाई डीआई में ना फंस जाऊं या फिर रीजनिंग में ना फंस जाऊं। माना कि मेरी रीजनिंग डीआई बढ़िया थी, बट स्टिल मुझे लगता है कि पहले आपको वो काम करना चाहिए जो आपको आता है, जो नहीं आता उसमें थोड़ा कंफ्यूजन में आए तो रुका जा सकता है। तो यहाँ पर तो इस पेपर में जो 2 पेपर होंगे, इसमें बैक टू बैक जो पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर होगा मेरे बच्चे और एक पेपर। जनरल पेपर होते तो 50 क्वेश्चन है, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि आपको मैथ का सवाल आ जाता है वो सोल्व करना होता है, रीजनिंग का, डीआई का, ये तरीके से आ जाते हैं। तो यहाँ ये 50 क्वेश्चन है, लेकिन हर सवाल के आपको कितने मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं। सब्जेक्ट वाला जो स्पेसिफिक होगा 100 क्वेश्चन होगा, जिसके आपको 200 मार्क्स मिलते हैं यहाँ भी, तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर हो जाता है 3 घंटे में। तो 3 घंटे में 150 सवाल और 300 मार्क्स आ जाते हैं। एक बात दिमाग में रख के चलिएगा, जब आप इस पेपर को बना रहे हो, कर रहे हो, तो आपके दिमाग में रखना है कि इतना तो मिनिमम स्कोर जाना ही है, कि भाई मेरे को जेआरएफ चाहिए तो मेरे को सेकंड वाले पार्ट में ना, कि भाई 100 में से मैं ना 73 के आसपास तो चला जाऊँ, पार्ट 2 में 50 है तो 50 में मुझे लग रहा है कि यार मैं ना 38 के अराउंड तो चला जाऊँ। आप इस वनडे को दिमाग में रखेंगे तभी होगा। एग्जाम जो होगा कोई भी डिस्क्रिप्टिव सवाल नहीं आता, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं टोटल के टोटल। अब आपने अगर ये कर लिया, और सबसे बड़ी बात इस पेपर में आने वाले सवाल ना अप्लाइड होते हैं, आपको इसके साथ पैराग्राफ टाइप सवाल आते हैं, तो ये वन लाइनर कोई सवाल नहीं आता कि आपने सोचा वन लाइनर कोई पढ़ा रहा हो, नहीं। अब इसके जो स्कोरिंग रूल है उसमें क्या करता है, देखिए पहला आपने कहा स्कोरिंग रूल जो आता है, इसमें हमने करेक्ट आंसर के 2 नंबर मिलने हैं, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। सेम तरीके से देखिए अटेम्प्ट करने हैं ऑल 50 क्वेश्चन, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं तो छोड़ के नहीं आना, चाहे लास्ट में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 क्यों ना करना हो, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं। तो इसका मतलब अपन का एक टारगेट पक्का है कि सवाल सारे करने हैं, कोई भी एक सवाल नहीं छोड़ना। अब अगर ये सवाल नहीं छोड़ना है तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे क्या सिलेबस के बैकग्राउंड को कैसे करना है, क्योंकि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो अपने आप में अथाह सागर है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इसे कंप्लीट करना आपके बस में नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ अभी कंप्लीट, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, तो आप इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जो मैंने अभी बताया पार्ट 2, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके। देखो अगर आप देखोगे गोल जो है आपको सारी टीचिंग स्किल्स के,
रिसर्च कैपेबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा जो कोर टॉपिक 10 टॉपिक आते हैं यहाँ, जिसके हमने 50 क्वेश्चन बोले, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, बेस्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है ये आसान हो जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई आपका टाइम टेकिंग होगा। आईसीटी में नई नई इंफॉर्मेशन आने लगी, एआई से रिलेटेड, वो पता होने चाहिए। पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपके सामने भाई साइंस से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, हो सकता है आप आर्ट साइड से हैं तो आपको जानकारी ना हो तो इसमें कभी फंस जाते हैं। और इसके अलावा हायर एजुकेशन सिस्टम में प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस सारे आ सकते हैं, ये वाला। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है पेपर 2 जो मेन है। आप देखिए इसका गोल होगा कि आप इसे डीपली पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल पढ़िएगा। कैंडिडेट को हमेशा पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के जो अपने सेकेंड ईयर के है ना हिस्से, उसे थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना है। पार्ट मतलब फर्स्ट ईयर तो पढ़ना, लेकिन सेकंड ईयर को ना रिसर्च और पैराफ्रेजिंग के हिसाब से पढ़ना है, कि बस ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन पढ़ लेना, आपको लाइनों से मीनिंग निकालने, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो एज इट इज ना होंगे, वो क्या है अप्लाइड क्वेश्चन होंगे, सोचना पड़ेगा आपको। सब्जेक्ट में जो चॉइस होगी, नॉर्मली जो सब्जेक्ट है आप क्या है, तो कैंडिडेट को कुल मिलाकर 83 अवेलेबल सब्जेक्ट है, बढ़ते घटते रहते हैं, कुछ आ जाए इसमें ना। इसमें क्या है डिग्री पे, मतलब आपको अगर मास्टर्स आपने हिस्ट्री में किया है तो आप फिर हिस्ट्री से अप्लाई करने वाले हैं, ज्योग्राफी से किया है तो आप ज्योग्राफी से करने वाले हैं, एजुकेशन से किया है तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे चुन लेंगे। बट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के एप्लीकेशन बेस्ड एडवांस क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, डेप्थ में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसे मत भूल जाना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रिजल्ट एंड सिलेक्शन की बात, तो हम जानेंगे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो हमने बात करी थी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे, आपके 40% होंगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे। मतलब ये सीधा निकालेगा कि अगर आपका 300 का पेपर है तो इसका मतलब 120 नंबर तो क्या है, लाने ही है। मेरिट लिस्ट में जो जेआरएफ वाला रूल है वो नॉर्मली टॉप 6% को जेआरएफ जाता है, टॉप 6% को क्या जाएगा जेआरएफ, और जिनको जेआरएफ जाता है उन्हें लगभग क्या है 37 से अराउंड आप मान के चलो 43 के आसपास के क्या मिलता है जेआरएफ अमाउंट। बाकी एचआरएडी बढ़ जाता है तो उसमें उधर लिखा होगा क्वालिफाइंग में डज नॉट है ना, गारंटी सिलेक्शन है, ओनली टॉप 6% कैंडिडेट हु अपेयर इन बोथ पेपर्स सिक्योर मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग जो जाते हैं यहाँ। अब उसके अलावा जो जेआरएफ एलोकेशन है वो क्या करेगा, सेपरेट हायर कट ऑफ निकलती है। अरे सर मतलब आपकी 3 कट ऑफ निकलती हैं, 3 कट ऑफ में जेआरएफ की 1 कट ऑफ निकल जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 निकल जाती है, और जो पीएचडी होल्डर है उनकी 1 निकल जाती है। पीएचडी के सबसे कम रहती है, उससे ज्यादा ये रहती है, सबसे ज्यादा जेआरएफ की मेरिट लिस्ट रहती है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जब आप इस पे एग्जाम को पास कर लेते हैं तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिल जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर रोल की, जिसमें आप क्या करते हैं भाई, एलिजिबल हो जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में, डीम्ड कॉलेजेस में, जहां पर भी सब्जेक्ट की कोई वैकेंसी आती है। डिग्री जो भी डिग्री कॉलेजेस होंगे वहां पर आप पढ़ाएं। मान लीजिएगा आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप एलपीयू में पढ़ाना चाहते हैं, वहां जा सकते हैं। आप अध्ययन मंत्रा में आके पढ़ाना चाह सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। अगर मास्टर्स हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हम यूजीसी नेट मांगते हैं। रिसर्च और जेआरएफ जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, देखिए अप्रोक्सीमेट 37 to 40,000 मिल जाता है, प्लस एचआरए जो आ गया। पीएचडी एडमिशन डायरेक्टली एंट्री हो जाती है, हाई वेटेज होता है यूनिवर्सिटी पीएचडी जो यूनिवर्सिटी ने जो बंद कर दिया वहाँ पर। उसके बाद अदर जो है भाई नई पीएसयूज हैं, जो रिसर्च थिंक है, हर जगह आपको और ज़्यादा ऑप्शंस क्या है मिल जाते हैं। तो ये जब ये ऑप्शंस मिल जाते हैं तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब सवाल ये भी आ सकता है, देखिए क्योंकि जून में एग्जाम होने वाली बात है तो हमारा जो टारगेट है जून 2026 वाला, आप जुड़ना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कि भाई मैंने कैसे किया, या मेरी टीम में जितने भी लोग हैं जो आपको पढ़ाते हैं, हाँ चाहे हम ज्योग्राफी पढ़ाएं, चाहे हम हिस्ट्री पढ़ाएं, चाहे हिंदी पढ़ाएं, सारे लोग, चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं, हम सारे लोग सारे के सारे ये नेट जेआरएफ क्लियर हैं, तभी हम आपको नेट जेआरएफ पढ़ाते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस के साथ भी, जो बहुत जल्दी अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पर डाउनलोड होकर मिल जाएंगे। तो लेकिन अगर मैं आपसे दोबारा कहूँगा इन शॉर्ट 1 मिनट में जो आपको समझाना हो कि क्या है, तो याद रखिएगा पूरी यूजीसी नेट के इस पेपर के दौरान मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट का जो एग्जाम आता है इसे यूजीसी जो है गवर्न करती है, लेकिन एनटीए से कराता है। ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होता है, 2 पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर, एक सब्जेक्ट पेपर। कुल मिला के आपके सामने 180 मिनट का टाइम मिला होता है, जहां पर आपके सामने 150 सवाल होते हैं। हर सवाल 2 नंबर का होगा, और 2 नंबर के बाद उसमें आप देखें कोई भी ऐसा नहीं कंप्यूटर पे स्प्लिट करने वाली बात होगी। ये 3 कैटेगरी में भरा जाता है, जिसमें आप जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी ओनली, मतलब अगर आप सिर्फ पीएचडी करना चाहते तब भी जेआरएफ अगर आप कर ले तो लगभग 37 से 43,000
के आसपास आपको मंथली पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है लाइक एंड सैलरी। इस एग्जाम को देने के बाद आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जहाँ ऑप्शंस खुलते हैं आप जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजेस में या रिसर्च में काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इस फॉर्म में जाते हैं तो एक मिनिमम एज जो होती है वो आपके सामने जेआरएफ की होती है, जो मैक्सिमम 30 सालों तक मिलता है। बाकी एलएलएम को थोड़ा रिजर्वेशन मिल जाता है, 5 सालों का आर्म फोर्स वालों को मिल जाता है। ये था मेरी तरफ से पूरा का पूरा आपके नेट की इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।